में इनका नाम जाना जाता है, कृष्णा सौतिका। आधुनिक युग की ये लेखिका रही है। ठीक है, तो कृष्णा सौतिका जी क्या कहते हैं, कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की। नानी की मोहर इस पर है, इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। ऐसी विचारधारा कहानी के, ठीक है भाई। आप कहानी कितनी पुरानी है, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, पेपर में ये पूछा जा सकता है, कहानी के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी एक तत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कहानी और नाटक में अंतर स्पष्ट करे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या किसी कहानी को नाटक में किस प्रकार से बदला जा सकता है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कहानी और नाटक में क्या संबंध है, वो आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले सीबीएसई ने ये जो 2-3 अध्याय हैं, ये इन 2-3 अध्यायों से सीबीएसई जो है वो आपसे क्या करते थे, सवाल जवाब नहीं किया करते थे। यानी कि अध्याय नंबर 5 तक ही आपसे प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब की बार ये जो 3 है, छठा, 7वां और 8वां, ये भी जोड़ दिया है। 2 या 3 अंक में पूछे जा सकते हैं और 1 अंक में भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। सबसे पहले यही सवाल। अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। यानी कि अलग अलग लेखकों या विद्वानों के द्वारा कहानी के संदर्भ में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। जो अलग परिभाषाएं है उन एक नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, कथा का कर्मी विकास हो, चरम अगर अंदर क्या लगता है, देखो ये हिंदी है, सबसे बड़ी समस्या रही है। क्या सबसे बड़ी समस्या रही है, जो जितने भी ये प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रहे हैं, चाहे वो कबीर जी हैं, चाहे वो तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, रैदास है, या फिर मीराबाई है, क्या समस्या है कि इनके जीवन से संबंधित, कि इनके जन्म से संबंधित, इनकी मृत्यु से संबंधित, और कुछ जो समस्या है वो इनकी रचनाओं से संबंधित भी हो सकती है। ठीक है, और हिंदी साहित्य में अपनी अपनी राय, मान्यता उसी विचारधारा को प्राप्त होती है जिस पर अधिक राय आती है, जिनकी अधिक लोगों की जो राय होती है एक जैसी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उसी पर क्या होता है, सहमति बैठती है उसी पर। अब जैसे मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सूरदास जी का जन्म जन्म कब हुआ। अब विद्वान लोग इनके जन्म के संदर्भ में उनकी अलग अलग राय है। ठीक है, कोई 1453 मानता है, कोई 1456 मानता है, कोई 1498 मानता है, लेकिन सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी को हुआ था। अब ये जो राय है, ये 1478, 1478, इस पर जब सहमति है, विद्वानों की सहमति है, साहित्यकारों की सहमति है कि हाँ भाई सूरदास जी का जो जन्म है इसी सन में हुआ।
ये मान्यता मानी जाएगी, इस विचारधारा को मान्य करेंगे। ठीक है, ये हिंदी साहित्य में सबसे एक बड़ी क्या रही है, समस्या रही है। ठीक है, तो जो कहानी के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कहानी क्या है, सवाल ये है, तो आप क्या लिखोगे? किसी घटना, पात्र या फिर कोई समस्या है, उसका सिलसिलेवार वर्णन करना, उसके बारे में बताना, उसका ब्यौरा देना, स्टेप बाय स्टेप, तो वही समझ। अब नाटक है, नाटक प्ले देखते हैं हम, नाटक देखते हैं ना टेलीविजन पे या मोबाइल पे, इंटरनेट पे देखते रहते हैं, जैसे कुमकुम भाग्य है, स्टोरी 4-5 दिन तो कुछ चलेगी, 10 दिन कुछ स्टोरी होगी, उसके बाद उस नाटक की जो कहानी है वो कुछ अलग से बदल देंगे। मान लीजिए आल्या उस पर आक्रमण कर देती है तन्नू पे, तन्नू आल्या पर आक्रमण कर देती है, करवा देती है, और आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो ये क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप, जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, फिल्मों में हीरो है, कोई फिल्म है, उस फिल्म में हीरो पहले जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो स्कूल कॉलेज पढ़ने जाएगा, फिर उसको क्या होगा, फिर बीच में कोई नायिका मिलेगी, यानी कि हीरोइन मिलेगी, आपस में होंगे एक दूसरे देख के, फिर बीच में क्या है, कोई खलनायक की भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, और फिर उन दोनों में नायक और चलेगा, अंत में वो जो फिल्म है, जो एक कहानी हमें कोई ना कोई सीख दे के जाती है, कोई ना कोई सीख दे के जाती है। क्या कहते हैं, ये जो स्टेप की प्लेस दूसरी तीसरी पर क्या कहते हैं उसको, डिस्क्राइब, अंग्रेजी में डिस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी की परिभाषा, या कहानी के संदर्भ में आप इस अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप ये बातें लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो आगे है, आगे देखिए, वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। क्या आप जानते हैं, यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला कहता है, कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या। कई बार मान लो, अब देखो क्लास में हम पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है, कोई चैप्टर है, थोड़ा सा वो बोरिंग आ जाता है, बढ़िया, ये माइक बंद कीजिए आप अपना, आवाज ना आए किसी तरह की। तो क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कई एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करते हैं, सिलसिलेवार बताने की कोशिश करते हैं। जो होशियार विद्यार्थी है वो तो क्या करेंगे, उन्हें जानेंगे समझेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यार ये तो बोरिंग करने वाला क्लास हो रही है, बोरिंग हो रही है इसमें तो, ठीक है, कि ये तो वैसे स्टोरी बताने लग रहा है इसकी। ठीक है, जैसे हम चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी समरी नहीं पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाता है कि इसमें कौन कौन है, इस अध्याय में किसकी अहम भूमिका है, किसके बारे में ये बताएंगे लेखक या जो साहित्यकार है, किसके विषय में बताना चाहते हैं, किस चीज के बारे में, तो वो बात है इसमें। ठीक है, चलिए आगे। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव को जानने की प्रकृति, सब अपनी बातें
व्यक्ति को सुनाना और दूसरों को सुनाना चाहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। निहित होता है शामिल होना। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं करते। जैसे कई बार देखते नहीं है, कुछ का तो टैलेंट बाहर निकल के आ जाता है और कुछ का टैलेंट ज्यों का त्यों छिपा का छिपा रहता है। लोगों के हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला और को बाहर निकल लेते हैं। उन्हें पता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है? और कुछ के पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके अंदर रियल में जो उनकी मेन कला है, मुख्य जो कला है वो क्या है, वो उन्हें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलिए। किसी जहां तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। जैसे हम बच्चे होते थे ना, बचपन में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या हमारा जो बचपना था, उस समय हम लोरिया सुनते हैं कि नहीं सुनते थे? और कई बार वो छोट जो लोरियां हैं या कहानियां हैं, वो क्या होता है, डरावनी भी होता है, काल्पनिक भी होती है और ऐतिहासिक भी होती है, वर्तमान से रिलेटेड भी होती है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें हमें सुनते सुनते नींद आ जाती है। अपनी माँ से, दादी माँ से, नानी जी से, नाना जी से, दादाजी से, या किसी भी अन्य सगे संबंधी से हम सुनते हैं बचपन में। ठीक है, और आजकल तो थोड़ा सा इसका जो औचित्य है, जो इसका प्रभाव है, वो थोड़ा कम नजर आता है, क्योंकि वर्तमान जो युग है, वर्तमान युग साइंस का युग है। और ये जो साहित्य से संबंधित जो बातें हैं, इन्हें विद्यार्थी बहुत ही कम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी होने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। अब देखो, जैसे हम फिल्म नहीं देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कई बार तो फिल्म की स्टार्टिंग में ही जो पूरी की पूरी स्टोरी हमें समझ आ जाती है कि यार ये जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म है ना, इसमें तो पता है, जैसे फिल्म देखी थोड़ी सी तो तुरंत हमें समझ आ जाएगा इसमें तो पता है क्या होगा। यार ये तो बकवास बेकार की फिल्म है, इसमें तो ये चीज मिलेगी कि या तो इसके घर को जला दिया जाएगा, या इसकी माँ या बाप को मार दिया जाएगा, बहन की इज्जत लूट ली जाएगी, पत्नी को मार दिया जाएगा, और ये फिर क्रोधित हो जाएंगे, ये स्टोरी मिलेगी ज्यादातर। तो हम क्या कर देंगे, उसको साइड कर देंगे, देखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे तारे जमी पे है, 3 इडियट फिल्म है, उसकी फिल्म हम वो ये जो फिल्में हैं, ये फिल्में जैसे हम देखते हैं, इनकी कहानी हमें रोचक लगती है, और रोचक होगी, इंटरेस्टेड होगी, तो हम उसे आगे भी देखने या सुनने की कोशिश करते हैं, वरना हम क्या कर देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हारी क्यों न जाए, लेकिन यदि वह नायक है तो हम यह सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की सब प्रशंसा करेंगे और उसे इनाम देंगे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। अब
देखिए, जो कथावाचक कौन होता है? कथावाचक होता है उस कहानी को बताने वाला, ठीक है? अब जैसे हम महाभारत देखते हैं, महाभारत में मुकेश खन्ना जी ने गजब का रोल किया है पितामह भीष्म का। जो ये मुकेश खन्ना जी है, मुकेश खन्ना जी ने इस देश को अनेक अपनी कलाओं के माध्यम से अनेक अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है, वो दिया है। लेकिन मुकेश खन्ना जी को प्रोत्साहन के लिए उन्हें किसी प्रकार से कोई मान-सम्मान, पुरस्कार या कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है? ऐसे ही मुकेश खन्ना जैसे अनेक महान कलाकार इस देश में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आके हमारा जो मन है, वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तो मुकेश खन्ना जी ने जिस तरह से पितामह भीष्म बोलते हैं, उनकी जो आवाज़, वो जो बोलने का ढंग तरीका मुकेश खन्ना जी का, ठीक है? वो हमें ऐसा लगता है जब हम उनके संवादों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में ही जो ये थे क्या नाम है पितामह भीष्म थे, वो वास्तव में ही ऐसे थे, ऐसे ही बोला करते होंगे। ऐसा हमें आभास होता है। जैसे रामायण में हम राम जी का चरित्र देखते हैं, राम जी की सौंदर्य को देखते हैं। माता सीता जी के संदर्भ में रावण जी की जो नॉलेज है, रावण जी ने का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके विषय में हम जानते हैं, ठीक है? तो ये हमें एक ऐसा एहसास दिलाता है कि वास्तव में यही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कथावाचक होता है, ठीक है सर? ये सब कुछ जो कहानी के संदर्भ में, जो वो घटना के संदर्भ वो ज जो पात्र है, वो पात्र जब भी किसी भी घटना के विषय में बताता है या किसी भी समस्या के विषय में बताता है, तो पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है, वो पात्र पे डिपेंड होता है, उस बताने वाले पे डिपेंड होता है, कथावाचक पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से रोचक ढंग से उस कहानी को बताता है या फिर किसी अन्य प्रकार से। अब वो जनता के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए 2 बैलों की कथा है, मुंशी प्रेमचंद की है, ईदगाह है, ठीक है? अन्य रचनाकार की है। ये क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद की है, अन्य की नहीं, मुंशी प्रेमचंद की। और जैसे कफन कहानी है, ठीक है? पंच परमेश्वर की कहानी है। अब इन्हें हम मुंशी प्रेमचंद ने बड़े अच्छे ढंग से इन्हें क्या किया, समाज के समक्ष, लोगों के समक्ष इस घटना को प्रस्तुत किया। अब जो ये 2 बैलों की कथा है, ये पढ़कर आए अब 9th क्लास में। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों को आधार बनाया, ठीक है? जूरी को लिया, अन्य जो है। लेकिन वास्तव में ये जो कहानी है, ये कहानी हमें क्या संकेत देती है? ये कहानी हमें आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत देती है, कि किस तरह से हम लोग अपनी अ अ, हम आज़ाद होने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। जैसे कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसमें जो मुख्य पात्र है वो क्या करता है, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर जो ल आस-पास के लोग हैं, वो सांत्वना देने के लिए क्या करते हैं, उसे पैसे एकत्रित करके उसे पैसे दे देते हैं, उस मुख्य पात्र को, ठीक है? माधव नाम का जो मुख्य पात्र था इसमें, ठीक है? और लेकिन वो क्या करता है, वो उन पैसों का कफ़न खरीदने की बजाय क्या करता है, वो और उसका जो बेटा है, उन्हें दारू में, शराब में लगा देता है और उस अपनी पत्नी के लिए वो कफ़न नहीं खरीदते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस घटना को बड़े सिलसिलेवार ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इसे लोगों के समक्ष प्रकट किया है, ठीक है? तो ये कहानी की अ, जो पूरी की पूरी जो ये स्टोरी होती है, ये जो घटना है या फिर कोई समस्या है, इसका अच्छे ढंग से लोगों के समक्ष प्रकट करना, ये किस पे डिपेंड होता है?
ये कथावाचक पे निर्भर होता है। ठीक है, तो आगे चलिए। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। ये जो मौखिक कहानी है ना, अधिकतर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ये अधिकतर प्रचलित है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, अपनी नानी जी से, दादी जी से, या फिर माँ जी से, या दादाजी से सुनते हैं काल्पनिक बातें, डरावनी जो घटनाएं होती हैं उनके विषय में सुनते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इसका बड़ा संचार कोई और माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। ये पंक्ति अंडरलाइन कर लेना, इसे रेखांकित कर लेना इस लाइन को। ठीक है, यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद है। इस तरह आदिकाल में कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया था, और जो आगे चलकर और विकसित हुआ। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। आप जो मुख्य बात आ गई, एक अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक अंक में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, तो आप लिखोगे कथानायक, जो उसमें हीरो होता है। ठीक है, उस कहानी का जो हीरो होता है। समझाई? इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेना। कथानक है क्या? कथानक है क्या, या कथानायक है क्या? इसको कथानायक भी बोलते हैं, कथानक भी बोल सकते हैं। कथानक है क्या? कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की है कहानी है। अभी कफन के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। गीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा यानी कि जब किसी भी गर्भवती औरत को बच्चा होने की कगार पे होता है, तो उस समय ये प्रसव पीड़ा होती है। ठीक है, बाकी आप समझ लेना इसे। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़फ रही है। कोठरी के बाहर गीसू और माधव अलाव में आलू भून कर खाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं। वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी पैसे देते हैं। गीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले एक बहुत प्रारंभिक नक्शा कागज पर बनाया जाता है, कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है, और कभी कथानक का एक सूत्र आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकर्षित करता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। ऐसी कल्पना नहीं होती जो असंभव हो, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या
परिचय देता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता है। उदाहरण के लिए लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। जानकारी मिली कि यह मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार आ रहा है, पर अभी तक उसे यह मौका नहीं मिल सका कि डॉक्टर को दिखा सके। इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी तय करेगा। क्या वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है या वह केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा? या क्या वह इस मानवीय त्रासदी त्रासदी क्या होता है? दुःख, अंग्रेजी में इसे ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है? को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर कथानक तैयार करें। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। स्टार्टिंग, एंडिंग, मिडल और एंडिंग, ठीक है? कथानक न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि उसमें द्वंद के तत्व भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में यह बाधा है, यह बाधा समाप्त हो गई, तो आगे कौन-सी बाधा आ सकती है या हो सकता है एक बाधा के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए। कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रह पाएगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल, स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है, तो अस्पताल का पूरा परिवेश, दंगियाँ, लोग, कार्य व्यापार और लोगों के आर्थिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएँ आदि का जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है, तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है। देश, काल, स्थान और परिवेश यानी कि वातावरण, अगला जो पॉइंट हो जाएगा कथानक के बाद वातावरण, ठीक है? देश, काल, स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा चरित्र चित्रण। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा इसमें चरित्र चित्रण है, जो ये कहानी का तीसरा जो तत्व हो जाएगा, चरित्र चित्रण। पहले क्या हो जाएगा? कथानक, दूसरा वातावरण या देश काल भी बोल सकते हैं, ठीक है? या स्थान भी बोल सकते हैं या परिवेश भी बोल सकते हैं, लेकिन इन तीनों को जोड़ के वातावरण, ठीक है? और तीसरा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा चरित्र चित्रण, ठीक है? करने और उसके संवाद लिखने में हो गए। इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। कौन से पात्र की किस-किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह कहानीकार को पता होना चाहिए। दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। अब ये भी ज़रूरी है कि उसमें कहानी में कितने पात्र हो सकते हैं, जैसे नाटक में नहीं होते हैं, नाटक में वही मान लो ये हनुमान जी का रोल अदा करेगा, ये हनुमान जी की भूमिका निभाएगा, ये माता सीता की, ये रावण जी की, ये राम जी की, ये लक्ष्मण जी की, कुल मिला के वही 15 पात्र होंगे और ये 15 पात्र रामलीला करेंगे, ठीक है? ये नाटक रचाएँगे, समझ आई? ऐसे ही कहानी में भी
पात्रों की संख्या निर्धारित होती है, निश्चित होती है कि ये इतने पात्रों में, जैसे वही बात होगी ना फ़िल्म वाली कि ये जैसे बॉर्डर फ़िल्म है, बॉर्डर फ़िल्म में देखोगे आप लगभग 28 या 30 हीरो हैं, ठीक है? 28-30 हर एक को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट का रोल अदा किया गया है, भूमिका दी गई है। और लेकिन जो उसमें मुख्य पात्र है 4-5 है, सुनील शेट्टी हो गया, अक्षय कुमार हो गए, इस तरह से उन्हीं की अहम उन्हीं का अहम रोल है, उन्हीं की अहम भूमिका है, ठीक है? तो इसमें भी क्या है, पात्रों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान है। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है, आदि आदि। पर यह तरीका प्रभावहीन और बहुत आउटडेटेड है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनकी क्रियाकलापों, संवादों द्वारा, दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए मुरलीधर ने एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो अपनी साल उसे दे दी, या मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा कराने के लिए लाइन से बाहर निकल आया क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा करा दी। जैसे हम देखते हैं ना, वो 8th क्लास में सुदामा चरित्र पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वार पे आते हैं और श्री कृष्ण जी सुदामा को जैसे द्वारपाल उन्हें बताते हैं कि कोई गरीब आपके द्वार पे आया, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूता नहीं है। और सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर वो दीन दयालु, वो कृपालु श्री कृष्ण जी तुरंत दौड़े आते हैं और उस सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं और फिर उन्हें आप जिस जगह पे, जिस आसन पर श्री कृष्ण विराजमान हुआ करते हैं, उस जगह पर, उस पद पर, उस आसन पर श्री कृष्ण जी सुदामा को बैठा देते हैं और अपने आंसुओं से, वो प्रेम भरे आंसुओं से श्री कृष्ण के पैरों को धो देते हैं। और अंत में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुदामा वहां से जाते हैं, श्री कृष्ण के महल से जा रहे हैं, श्री कृष्ण उन्हें विदा कर रहे हैं, तो उनके मन में एक विचार है, एक सोच है कि जो चीज मैं श्री कृष्ण के पास मांगने के लिए आया था वो तो श्री कृष्ण ने मुझे दी ही नहीं। लेकिन जब वो सुदामा अपनी झोपड़ी, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि जिस जगह उनकी झोपड़ी थी उस जगह तो उनकी झोपड़ी है ही नहीं। उस झोपड़ी की जगह एक शीश महल, एक सुंदर सा महल दिखा बना हुआ है और सुदामा वहां पे घोड़े, हाथी मौजूद है, सैनिक मौजूद है, लेकिन वो अचरज मानते हैं इस चीज का। यानी कि उनके बताए बगैर ही सुदामा, उनके श्री कृष्ण ने सुदामा को ये बातें बताई भी नहीं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र के लिए एक सुंदर सा महल तैयार करा दिया, बनवा दिया। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो आगे चलिए। मतलब यह है कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उसका सशक्त चित्रण होता है। दूसरे, पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे राजीव अपने और मुरलीधर के मित्र प्रयाग से कह रहा है, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरलीधर ये सॉल्व कर सकता है, चलो उसी के पास चले। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती है। मान लीजिए एक आदमी जंगल में जाकर खतरनाक जानवरों की तस्वीरें खींचता है, निश्चित रूप से यह साहसी आदमी होगा। एक आदमी वेश्यावृत्ति कराता है, झूठ बोलता है, दलाली करता है, कर्ज वापस नहीं करता,
ऐसे आदमी का अपना अपना स्वरूप बनेगा। कहानी में पात्रों के संवाद, जो चौथा पॉइंट बन जाएगा, जो कहानी का चौथा तत्व बन जाएगा, वो बन जाएगा संवाद। अंग्रेजी में इसे डायलॉग्स बोलते हैं, डायलॉग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। अब पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो संवादों पे निर्भर होता है। अगर संवाद अच्छे होंगे तो हम उस कहानी में इंटरेस्ट, उस घटना में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। अगर संवाद अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उस कहानी में या उस घटना में, उस समस्या में अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब आम जनता हम देखते हैं, हम ज्यादातर सनी देओल की फिल्में देखना क्यों पसंद करते हैं? सनी देओल के जो डायलॉग्स होते हैं वही हमें क्यों पसंद आ जाते हैं, तुरंत हम उन्हें ही पसंद क्यों कर लेते हैं, तुरंत हमें वो याद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो संवाद होते हैं वो सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, प्रभावशाली होते हैं, इफेक्ट डालने वाले होते हैं आम जनता पे। यानी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संवाद होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, ताकि जो कोई भी उन्हें सुने, जो कोई भी उन्हें पढ़े, वो तुरंत ये